वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला हुआ है, जिसमें एक जवान शहीद हो गया है। आतंकियों ने एक मासूम को भी निशाना बनाया और इसमें एक 9 साल के बच्चे की जान गई है। ये बच्चा अपने पिता के साथ वहां से गुजर रहा था और कुलगाम का रहने वाला था। वहीं शहीद जवान पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक ये हमला तब हुआ जब सीआरपीएफ की 90 बटालियन के जवान रोड खुलवाने के लिए जा रहे थे। यह हमला अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में हुआ। सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान चला रहे हैं और हमलावरों की तलाश जारी है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस वक्त जब ये पूरी वारदात हुई है, उस दौरान क्या हुआ। अनंतनाग में सीआरपीएफ की टीम पर हमले के बाद की तस्वीरें, जिसमें एक जवान शहीद हुआ है और आतंकियों ने एक मासूम को भी निशाना बनाया, जिसमें एक 9 साल का बच्चा, उसकी जान चली गई है। वो अपने पिता के साथ वहां से गुजर रहा था। ये बच्चा कुलगांव का रहने वाला बताया जा रहा है, वहीं शहीद पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक ये हमला तब हुआ जब सीआरपीएफ की 90 बटालियन के जवान रोड खुलवाने के लिए जा रहे थे। रिफत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, रोड खुलवाने जा रहे थे, ज़रा डिटेल में बताइए ये वाकया क्या था और साथ ही उस बच्चे के बारे में और क्या जानकारियां हैं। क्या वो वहां से गुजर रहा था और इस दौरान जानबूझकर आतंकी ने उस मासूम को निशाना बनाया? देखिए, जिस तरीके से अभी आईजी ने बताया सीआरपीएफ के, उनका यह कहना है कि स्कूटी पे 2 लोग आए, 2 मिलिटेंट आए और उसके बाद सीआरपीएफ के जवान पे फायरिंग की और इस बीच वहाँ पे सिविलियन भी थे और जो है उसने ये कहा कि सिविलियन की भी फिर मौत हुई जो ज़ख्मी हो गया था। लेकिन अभी जो है जिस तरीके से ये फायरिंग हुई, हकीकत यह है कि उसमें एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और साथ ही ये जो बच्चा है उसको भी छाती पे गोली लगी इस हमले में जो वहाँ पे फायरिंग हुई। लेकिन फायरिंग काफ़ी देर तक वहाँ पे हुई और उसमें जो है एक तो सीआरपीएफ वाला मारा गया और एक बच्चा जो है बताया जा रहा है कि 8 से 9 साल इसकी उम्र है। हालांकि एग्जैक्ट एज का अभी भी पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन जो डॉक्टर से हमने कंफर्म किया, कुछ वो कह रहे हैं 8 से 9 अंदाजे के मुताबिक इसकी एज हो सकती है। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि इसकी उम्र 4 या 5 साल के दरमियान है। लेकिन ये बच्चा जो है वहाँ पे बस स्टॉप पे था और बाप भी इसके साथ में था। हालांकि बाप इस हालत में नहीं था कि वो कुछ बता पाता, क्योंकि जब किसी बाप का बच्चा उसके सामने मर जाता है तो उसकी हालत क्या होगी समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस बच्चे की पिक्चर्स आई तो बहुत दिल दहलाने वाली, बहुत दुखद घटना है ये जो घटी। तो अभी मामले की फर्दर तहकीकात की जाएगी और पूरा पता चल सकता है कि किन हालात में ये सब कुछ हुआ और बच्चा जो है किन हालात में इसको गोली लगी। शहीद हुआ है, लेकिन जानकारी साथ ही ये भी मिल रही है कि सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। कितनी संख्या में ये आतंकी वहां पहुंचे थे और इस सर्च ऑपरेशन के बाद क्या कुछ अभी सेना को हासिल हुआ है? देखिए, सर्च ऑपरेशन नॉर्मली जब इस तरह के अटैक्स होते हैं उसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं, लेकिन वहाँ किसी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर कोई मंसूबा होता है किसी जगह अटैक करने का तो उसके बाद उन्होंने ये भी प्लान बनाया हुआ होता है कि कहाँ से भागना है। तो ये कह पाना कि बहुत जल्द उनको उधर ही पकड़ा जाएगा या कहीं पे उनको घेरे में, अभी बहुत कम ऐसे चांसेस हुए हैं जहाँ पे मिलिटेंटों ने अटैक किया और उसके बाद फौरन किसी एरिया में कॉर्डन किया गया और उनको पकड़ा गया या उनके साथ एनकाउंटर हुआ। तो यहाँ पे चूंकि काफ़ी टाइम अब गुजर गया है, तकरीबन 2 घंटे का वक्त गुजर गया है, अभी ऐसा कोई खबर नहीं आई है कि कहीं पे वो घेरे में फंसे हुए हैं। लेकिन कॉर्डन जो है वो लॉन्च किया गया था या सर्च ऑपरेशन हर इलाके में जारी है। लेकिन जिस तरीके से आईजी ने बताया कि वो स्कूटी पे आए थे 2 लोग और सीआरपीएफ के जवान पे, उन्होंने ये नहीं कहा कि सीआरपीएफ के लोगों पे, बल्कि एक जवान को शायद टारगेट बनाया गया जिसको गोली लगी और जो जख्मों की ताब न लाकर बाद में चल बसा। और साथ ही इस वाकये में जो है एक बच्चा जो है गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसको छाती पे गोली लगी थी और छोटा बच्चा है उसकी भी बाद में हॉस्पिटल में मौत हो गई। और इधर आतंकी हमले में बच्चे की मौत पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, कश्मीर में एक मासूम हिंसा का नया शिकार बना। आतंकियों के ग्रेनेड हमले में बच्चे की मौत बेहद दुखद है और हर तरफ से इसकी निंदा हो रही है। रिफत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, वाकई में ये इस तरह की कायराना हरकत जिस पर सबको गुस्सा आ रहा है कि आपने जो भी घटना को अंजाम देना था, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना था, लेकिन अपनी कायरता को तो दूर रखते, उस मासूम को तो निशाना ना बनाते। देखिए अर्पिता, मैं बता दूंगा कि हर इंसान का दिल बड़ा दुखी होता है जब खास तौर से कोई बच्चे की पिक्चर आती है और उसकी मौत होती है। ऐसे वाक़ात में मैं खुद भी दुखी हूँ। यकीन करिए कि मतलब जब मैंने भी ये पिक्चर्स देखी, विजुअल्स देखे, तो तब से इतना मूड ख़राब हो गया कि
मतलब दिल नहीं लगता किसी चीज़ के साथ। तो ऐसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कश्मीर की ये सूरत हाल जो है पिछले 31 साल से है और लगातार इस तरीके के वाक़े आ जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब यहाँ खबर नहीं आती है किसी की मौत हुई, कहीं हमला हुआ, कहीं एनकाउंटर हुआ, कहीं पे अटैक हुआ, कहीं पे कुछ न कुछ, कहीं फायरिंग हुई, कॉर्ड सर्च ऑपरेशन। तो कुल मिला के जिस तरीके से मैं आपको कहना चाहूँगा आज, हालाँकि ये मैं बता दूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं ज़हनी अमराज के मरीज़ हैं, यानी कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर काफ़ी लोगों का है, क्योंकि इन हालात में यहाँ गुजर रहे हैं लोग। हालांकि ट्विटर पे या फेसबुक पे इन चीज़ों को कंडम किया जाता है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। हालात बिल्कुल। इस तरीके के हैं कि हर कोई हालात का सॉल्यूशन चाहता है, और कौन नहीं चाहता है कि अमन हो और पीसफुल ज़िंदगी इंसान जिए। मैं अभी कह रहा हूँ कि जब से ये पिक्चर्स मैंने भी देखे, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, मेरा भी मतलब दिल दहल गया। और यकीन करिए मैंने ट्विटर पे भी ये पिक्चर्स शेयर की थी और कहा था कि कभी शेयर नहीं करना चाहूँगा, बाद में डिलीट भी की। तो ये हालात, इन हालात से कश्मीरी लोग गुजर रहे हैं। इन हालात पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और एक मासूम को इस तरह से आतंकियों के द्वारा निशाना बनाया जाना, ये बहुत ही कायराना हरकत है जिसे आतंकियों ने आज अंजाम दिया है। शुक्रिया रिफत जानकारी के लिए। इधर चीन के साथ जारी सीमा विवाद के दौरान भारतीय सेना ने लद्दाख के लेह में हवाई निगरानी बढ़ा दी है। लेह में सेना के जवान चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से हवाई गश्त करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये चिनूक हेलीकॉप्टर जिसके जरिए अब हमारे सेना के जवान गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार सीमा पर जिस तरह से चीन के साथ तनाव चल रहा है, ऐसे में भारतीय सेना ने लद्दाख के लेह की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर हवाई निरीक्षण किया है और निगरानी को बढ़ाया गया है। लेह में सेना के जवान इस चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से हवाई गश्त करते दिखाई दे रहे हैं। तो चिनूक हेलीकॉप्टर जिसको लेकर लगातार ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स में से एक हमारी सेना को मिला हुआ है, और उसी के तहत इस चिनूक हेलीकॉप्टर की खूबियों को अब इस्तेमाल में लाने की कवायद करते हुए भारतीय सेना नज़र आ रही है। और ये ज़रूरी इस लिहाज से है क्योंकि चिनूक हेलीकॉप्टर से निगरानी इसलिए बढ़ानी पड़ी, भारतीय कोई भी एक भी गलती नहीं दोहराना चाहते हैं जिसका फ़ायदा चीन उठा ले, और इसी के तहत चीन के साथ तनाव के बीच वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर अब एक्शन में आ गया है। और जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि चिनूक को सबसे पहले चंडीगढ़ एयरबेस पर पिछले साल मार्च में शामिल किया गया था, और सियाचिन ग्लेशियर पर मिलिट्री कैंप समेत उत्तरी क्षेत्र में इसके इस्तेमाल को बड़े पैमाने पर लाया जा रहा था, और अब इसकी तैयारी हम देख भी रहे हैं। ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी के लिए एक सुकून भरी है, क्योंकि चिनूक हेलीकॉप्टर अब निगहबानी कर रहा है कि आखिर भारत और चीन की सीमाओं पर क्या चल रहा है। चीन के साथ पिछले दिनों काफ़ी दिन तनावपूर्ण चले हैं, और आगे भी इस तरह का सिलसिला बने रहने की संभावना बनी है। इस बीच लेह लद्दाख के अपने 2 दिन के दौरे के बाद लौटे सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की और उन्हें भारत चीन सीमा पर मौजूदा हालात का हाल बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रूस के अपने 3 दिवसीय दौरे के बाद वतन लौटे हैं। सेना प्रमुख नरवणे ने रक्षा मंत्री को LAC पर भारतीय सेना की स्थिति और चीन की सेना की स्थिति के बारे में जानकारी दी। तो आपको हम बता रहे हैं इस घटना के बारे में जो मुलाकात हुई है सेना प्रमुख नरवणे और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। हमारे साथ सहयोगी संदीप बोल जुड़ रहे हैं। संदीप, 3 दिन के रूस दौरे से लौटे रक्षा मंत्री को तमाम जानकारियां दी गई हैं, लेकिन इन जानकारियों में सबसे प्रमुख बात क्या है जिसका जिक्र नरवणे ने किया होगा? नरवणे जो है 2 दिन से ज्यादा समय जो है लेह में रहे। जितने भी मिलिट्री कमांडर्स हैं उनसे उन्होंने ब्रीफिंग ली है। मिलिट्री कमांडर्स ने जो है वहाँ पे जमीन के हालात बताए, मौजूदा सिचुएशन बताई, पूरे मौजूदा सिचुएशन, साथ ही पूरा सिक्योरिटी सिनेरियो को जो है असेस किया गया, पूरी तरीके से समीक्षा की गई। और उसके बाद जो भी इनपुट्स उनको वहां से मिले, ग्राउंड से, सोल्जर्स से उन्होंने बात की, सोल्जर्स ने जिस तरीके का फीडबैक दिया, तो उन सबको जो है अब आज जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जो है सेना प्रमुख ने पूरी जानकारी दी, सब चीजें बताई हैं कि आखिर ग्राउंड में किस तरह की सिचुएशन है, हमारी पोजीशन क्या है, हम लोगों का जो वहाँ पे स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ जो है किस तरीके से चीन से बेहतर है। तो तमाम वो तैयारियां जो कि भारत ने अपनी की हुई है पूरे इस विवाद को लेकर, तो ऐसे में वो सारी जानकारी जो है वो दी गई है रक्षा मंत्री को, चूंकि रक्षा मंत्री खुद जो है
3 दिन के लिए रशिया गए थे। रशिया से आने के बाद तुरंत जो है उनको पूरा ब्रीफ किया गया। आपको याद होगा इससे पहले भी जो है जब रशिया जाने वाले थे उससे पहले भी इस तरीके की बैठक जो है रक्षा मंत्री ने बुलाई थी और उसमें जो है मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी उन्होंने ली थी। और लगातार जो है रक्षा मंत्री को सारे अपडेट जो है दिए जा रहे हैं, क्योंकि खुद जो है रक्षा मंत्री अपने आप से जो है इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुए, तो उसी के मद्देनजर आज जो है पूरा ब्रीफ किया गया है। और इस ब्रीफिंग का साफ मकसद ये है कि आगे भी जो घटनाक्रम होने जा रहे हैं उस पर भी कई बैठकें होंगी, कई रणनीतिक फैसले लिए जाने हैं। तो इन 3 दिनों में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ इसके बारे में रक्षा मंत्री को अवगत नरवणे जी ने करवाया है। इधर चीन सीमा विवाद पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। एलएसी पर चीन की सेनाओं की घुसपैठ को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का दावा है कि चीन की सेना देश में 18 किलोमीटर तक अंदर घुस आई। चीन ने नए बंकर बनाए, सड़क बनाई और सरकार चुप है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री के बयान के मुताबिक अगर चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं किया तो गलवान घाटी में हमारे 20 जवान किस लिए शहीद हुए। आज जब भारत चीन सीमा पर संकट की स्थिति है तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई, पर दूसरी ओर रक्षा मंत्री तथा विदेश मंत्रालय बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी एवं अनेकों बार चीनी घुसपैठ की चर्चा करते हैं। हमारी फौज के जनरल, रक्षा एक्सपर्ट एवं समाचार पत्र सैटेलाइट तस्वीरें दिखाकर भी चीनी घुसपैठ की पुष्टि कर रहे हैं। देश जानना चाहता है कि अगर चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमी पर कब्जा नहीं किया जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो फिर हमारे 20 सैनिकों की शहादत क्यों और कैसे हुई। चीन की सेनाओं द्वारा घुसपैठ करके लद्दाख इलाके में कब्जा की गई हमारी सरजमी को मोदी सरकार कब और कैसे वापस लेगी। कांग्रेस के नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चीन की सेना जहां तक पहुंच गई वहां से हवाई पट्टी महज 25 किलोमीटर दूर रह गई थी। उन्होंने कहा कि क्या पीएम झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्या उनके झूठ से सेना का मनोबल कम नहीं हो रहा। आज देश के एलएसी के अंदर 18 किलोमीटर अंदर पीएलए की फौजें घुस चुकी हैं। ऐसी एक स्थिति पैदा हो गई है। सैटेलाइट इमेजिंग, मीडिया की रिपोर्ट और जो विशेषज्ञ हैं डिफेंस के, वो सब कह रहे हैं आज कि PP-10 और PP-13 तक अब हमारी भारतीय सेना के जवान और अफसर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चीन की सेना ने आगे बढ़ने की कोशिश तो सेना ने उनके मंसूबों पर पानी फेरकर कर ही दी है। चीन भी दुस्साहस कर रहा है, पाकिस्तान, चीन, लेकिन नेतृत्व श्रीमान मोदी जी के हाथों में है। चीन ने हमारी सीमाओं की तरफ बढ़ने का प्रयास किया तो हमारे जवानों ने उनके जवानों की गर्दन भी तोड़ दी। ये 62 वाला भारत नहीं है। इधर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के इंडिया गेट के पास गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। भारत चीन सीमा पर हुई झड़प के दौरान शहीद हुए हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर भी निशाना साधा और सवाल किया कि सरकार सीमा पर इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कर रही है। लेकिन इस दौरान इंडिया गेट के पास इस तरह बैठने की कोई अनुमति न लेने की वजह से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीन सेना के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी उसमें भारतीय सेना के कुछ जवान शहीद भी हुए हैं।
इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी अपने साथियों के साथ इस वक्त इंडिया गेट के पास बैठ गए हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हालांकि बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बीच भी वो बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि जो ये घटना हुई है उस पर भारत सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। अनिल जी, आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हालांकि बारिश भी हो रही है, क्या मकसद है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मकसद एक ही है कि हमारे जो वीर सपूत हैं, ख़ास तौर से कर्नल संतोष जी और 19 जवान जिन्होंने देश की सीमा पर जो चाइना से तनाव है उसमें अपनी शहादत दे दी, उनको याद कर रहे हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और इन वीर सैनिकों का संदेश घर घर तक जाए। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि देश में ना कोई आया ना कोई गया है, तो सवाल ये उठता है कि शहादत हो कैसे गई? क्या चाइना के लोग आकर के चले गए या वहाँ पे बैठे हुए हैं? ये देश को प्रधानमंत्री जी को बताएं। बीजेपी ने आज फिर राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग पर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जवाब देने की मांग की है। इस फंड का मुख्य काम क्या है? इस फंड का मुख्य काम है जो लोग नेचुरल कैलामिटीज में मारे जाते हैं उनके परिवारों के विषय में चिंता करना और उनके विश्वास को जीतना, उनको खड़ा करना, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना। और ये जो डोनेशन होता है ये आप और हम करते हैं, अर्थात जनता के द्वारा डोनेट किया जाता है। बंधुगण, इस परिवार ने, ये जो वाड्रा गांधी परिवार है, इस परिवार ने जिस प्रकार पीएम नेशनल रिलीफ फंड के पैसे को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, यह अपने आप में घृणक है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। और इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग पर सोनिया गांधी पर निशाना साधा। नड्डा ने एक बार फिर ट्वीट करके पूछा है और इस दौरान उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, जिसमें सवाल पूछा, यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री राहत कोष में सोनिया गांधी को कैसे जोड़ा गया, जबकि वो राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। नड्डा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री राहत कोष लोगों की सहायता के लिए है, लेकिन यूपीए सरकार में इसका पैसा एक परिवार की ओर से चल रहे फाउंडेशन में ट्रांसफर करना देश के साथ धोखा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, देश के लोग अपनी गाढ़ी कमाई जरूरतमंद साथियों की सहायता के लिए पीएम राहत कोष में दान देते हैं। लोगों के इस पैसे को परिवार की ओर से चल रहे फाउंडेशन में ट्रांसफर करना न सिर्फ बेशर्म धोखाधड़ी है, बल्कि देश के साथ बड़ा धोखा भी है। यूपीए के शासन में पीएम राहत कोष बोर्ड में कौन बैठा था? सोनिया गांधी, जो राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। ये पूरी तरह निंदनीय है। हरियाणा के सोनीपत में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तकनीकी खराबी की वजह से हुई इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान कुछ देर के लिए गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था। तो तस्वीरें आपको हरियाणा के सोनीपत की दिखा रहे हैं, जहां पर ये दरअसल रास्ता जो है, इसके बारे में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे वाला रास्ता है, जहां वायुसेना के हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। और तकनीकी खराबी, जानकारी ये आई कि आ गई थी उसमें, और इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान कुछ देर के लिए गाड़ियों की आवाजाही को रोका गया था। तो ये इमरजेंसी लैंडिंग की तस्वीरें हरियाणा के सोनीपत से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की हैं, जहां वायुसेना के हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। तकनीकी खराबी आई, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की ये तैयारी पूरी करनी पड़ी, और कुछ देर के लिए इस हेलीकॉप्टर की वजह से वहां आम गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया। देश में पिछले 24 घंटों में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 17,000 से ज्यादा नए केसेस आ गए हैं। तो वहीं कोरोना की वजह से 24 घंटों में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के मरीज बढ़कर 4,90,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि देश भर में कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 15,000 के पार हो गया है। आइए अब भारत के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब तक 4,90,401 हो चुका है। वहीं इनमें 2,85,337 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 15,301 लोगों की जान गई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 1,89,463 एक्टिव केस हैं।
देश के ज़्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र के हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 1,47,000 के पार हो गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली नंबर 2 पर है, जहां पर कोरोना के मामले 73,000 के पार हो गए हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे पायदान पर आता है तमिलनाडु। मरीज 70,977 हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 29,000 को पार कर गया है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 16,000 से ज्यादा हो गई है। चलिए, भारत के बाद अब बात कर लेते हैं दुनिया भर में कोरोना के आंकड़ों की। कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 95,88,777 पहुंच चुका है, जिनमें 48,22,067 एक्टिव जो केसेस थे वो ठीक हुए हैं, जबकि 4,88,842 लोगों की जान गई है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 42,77,808 केस अभी भी मौजूद हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दरअसल दुनिया के 188 देश ऐसे हैं जो इस वक्त इस महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका आता है, जहां कोरोना के मरीज़ 24,22,000 से ज़्यादा हैं। और दूसरे नंबर पर ब्राज़ील आता है, जहां मरीजों की संख्या 12,28,000 के पार है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 6,13,000 के पार पहुँच गई है। भारत चौथे नंबर पर है, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 4,90,000 के पार हो गया है। ब्रिटेन 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। और बिजली गिरने का डरावना मंजर मध्य प्रदेश के सिवनी में कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। सिवनी में रास्ते से गुजर रहे एक शख्स के कैमरे में बिजली गिरने का मंजर कैद हुआ। घने बादलों को चीरते हुए बिजली जमीन पर गिरती दिखाई दी। दरअसल सिवनी में देर रात कई इलाकों में जोरदार बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी और ये तस्वीर उस दौरान एक शख्स ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की। गनीमत रही कि इस गिरती हुई बिजली से किसी को सिवनी में नुकसान नहीं हुआ। तो अमूमन ये घटना आपने कहीं सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन इस तरह कैमरे में कैद तस्वीरों को देखना किसी शख्स के द्वारा ये हाल फिलहाल में बहुत बड़ी घटना है, जो कि मध्य प्रदेश के सिवनी में हुई है। और इस शख्स ने वहाँ जब ये सब कुछ हो रहा था तो अपने कैमरे में इस बिजली गिरने की घटना को रिकॉर्ड कर लिया। और इधर उत्तर प्रदेश और बिहार में गुरुवार को बिजली का कहर बहुत ज़बरदस्त टूटा और 130 लोगों की जान चली गई। बिजली गिरने से बिहार में जहां 105 लोगों की जान गई, वहीं उत्तर प्रदेश में 25 लोगों ने बिजली की चपेट में आने से दम तोड़ा। दोनों प्रदेशों में कुल मिलाकर 130 लोगों की जान गई है। बिहार में बिजली गिरने से 23 जिलों के 105 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि उत्तर प्रदेश में आसमानी आफत से 25 लोगों की जान चली गई है। बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज और कटिहार जिले में बिजली गिरने की घटना से लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। पूर्वी चंपारण, दरभंगा और बांका में 5-5 लोगों ने बिजली की चपेट में आने के बाद दम तोड़ दिया। बिजली की चपेट में कई मासूम बच्चे और महिलाएं भी आए, जबकि उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज और देवरिया में बिजली गिरने से मौत की खबरें सामने आई। यूपी में देवरिया में 9 लोगों की जान चली गई, जबकि प्रयागराज में 6 लोगों की जान गई। जानकारी ये भी है कि आसमान से गिरी बिजली की चपेट में ज़्यादातर वही लोग आए जो या तो खेतों में काम कर रहे थे या फिर बचने के लिए पेड़ों के नीचे चले गए थे। तो 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कानपुर, प्रयागराज और देवरिया की, जो बता रहे हैं कि लोगों के घर में मातम का माहौल है और ये घटना कई लोगों के घर में अंधेरा कर गई है।